इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। लगता है कि आज बुरी खबरों का दिन है। सुबह से बुरी बुरी खबरें आई। पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया। सिर्फ 42 साल की उम्र थी। अच्छे हिम्मत वाले एंकर थे, कोरोना का शिकार हो गए। जब तक वायरस को समझ पाते उसने जकड़ लिया। हॉस्पिटल पहुंचने तक हालत खराब हो गई और आज सुबह हार्ट अटैक होने से उनकी मौत हो गई। सुनकर बहुत तकलीफ हुई। दूसरी खबर और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण सिंह की कोरोना से मौत हो गई। चीफ सेक्रेटरी किसी भी राज्य का सबसे अहम अफसर होता है। वो पूरे राज्य के कोरोना मैनेजमेंट को गाइड कर रहे थे, लेकिन वो भी कोरोना के कहर से नहीं बच पाए। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा आप इन्हीं बातों से लगा सकते हैं। तीसरी बुरी खबर मिली। सीनियर एडवोकेट फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल सोली सुराब जी का निधन। सोली को मैं कई वर्षों से जानता था। ब्रिलियंट लॉयर थे। फंडामेंटल राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाले लोगों में थे। तीनों खबरें दिल को तोड़ने वाली थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। दुख कितना भी हो, दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, चोट कितनी भी लगे, लेकिन काम तो नहीं रोक सकता। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। इसीलिए कहा जाता है शो मस्ट गो ऑन। और आज सबसे पहले मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। साफ साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि भले ही ऐलान किया गया हो कि कल से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो, लेकिन उम्मीद कम है कि आपको वैक्सीन मिलेगी। इसलिए जब तक बुलावा ना आए तब तक वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। अगर बिना बुलाए वैक्सीनेशन सेंटर पर गए तो वैक्सीन तो नहीं मिलेगी, हो सकता है कोरोना आपको मिल जाए। हो सकता है कोरोना से निजात पाने की उम्मीद में जाएं, लेकिन कोरोना को साथ लेकर घर लौटें। कई डॉक्टर्स ने मुझे बताया है कि कई जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना फैलने लगा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स कोरोना के स्प्रेडर बन गए हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग आते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कोरोना का वायरस जकड़ चुका है। वो ये वायरस दूसरों को पास ऑन कर देते हैं, क्योंकि वहां पर लोग एक साथ बैठते हैं। हर जगह ज्यादा सावधानी नहीं बरती जा रही है। इसलिए हर कदम पर अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। कोरोना आपको कहीं भी कैसे भी पकड़ सकता है। और यह सही है कि कोरोना के खिलाफ जंग में कानूनी तौर पर देखें, कागजों पर देखें तो कल का दिन देश के लिए बड़ा दिन है। 1 मई से देश भर में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज मिलनी शुरू हो जाएगी। मैंने भी लोगों से कहा कि आप जाइए, वैक्सीन लगवाइए। लोगों में उत्साह भी है। हर उम्र के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे अपील है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो भी आप वैक्सीनेशन सेंटर पर तब तक न जाएं जब तक आपके पास अपॉइंटमेंट का मैसेज नहीं आता। भीड़ लगना हमारे देश में कोई बड़ी बात नहीं है, और इस वक्त भीड़ का मतलब है इंफेक्शन को दावत देना। मेरी जानकारी यह है कि फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की डोज पहले की तरह मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी, लेकिन सिर्फ 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को ही मिलेगी। तो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वहां पर सिर्फ 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को ही वैक्सीनेट किया जाएगा। 18 साल से ऊपर वालों के लिए वहां कोई जगह नहीं है। जो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर हैं उन पर वैक्सीन मिलना मुश्किल है, क्योंकि केंद्र सरकार ने
प्राइवेट हॉस्पिटल से कहा कि पहले उनके पास वैक्सीन की जितनी भी डोज प्रोवाइड करवाई गई थी वो डोजेज वो राज्य सरकारों को वापस कर दें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट हो या फिर भारत बायोटेक, दोनों को प्रोडक्शन का 50% केंद्र सरकार को देना होगा, बाकी 50% राज्यों को देना होगा। राज्य सरकारों ने अलग से बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो उन ऑर्डर्स को पूरा करना होगा, तब जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नंबर आएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोगों ने दुनिया के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को जो हिंदुस्तान से बाहर है उनको अप्रोच किया था। उम्मीद उनकी थी कि उनसे इंपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन उन कंपनियों ने साफ साफ, जिसमें फाइजर कंपनी है, जिसमें मॉडर्ना है, इन सब ने साफ साफ कह दिया कि वो सिर्फ सरकारों से ही डील करेंगे और सरकारों को ही अपनी वैक्सीन बेचेंगे। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि निजी अस्पतालों से खरीद कर आप वैक्सीन लगवा लेंगे, तो फिलहाल ये संभव नहीं लगता। कम से कम 6 से 8 हफ्तों तक तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन नहीं मिलेगी। हालांकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोग हैं उन्होंने सरकार से अपील की है कि सरकार अपने इस ऑर्डर को विड्रॉ कर ले, उनके पास पहले जो ऑक्सीजन का वैक्सीन का स्टॉक है उसको इस्तेमाल करने दें, और जैसे पहले केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदकर राज्यों को और प्राइवेट ऑपरेटर्स को देती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देती थी, वही सिस्टम जारी रखा जाए। लेकिन इस पर कोई जवाब अभी नहीं आया है। जहां तक राज्यों का सवाल है, तो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ने 18 साल से 45 साल तक की उम्र वालों को वैक्सीन देने से फिलहाल हाथ खड़े कर दिए हैं। जिन राज्यों ने इस उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने की बात कही है, वो भी सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। गुजरात में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 जिलों में कल से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन मिलेगी, लेकिन यहां भी सबको नहीं मिलेगी। जितनी वैक्सीन होगी उतने लोगों को लगा दी जाएगी। कंपनी साथे वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से बात हो गई है। कंपनी ने भरोसा दिया है कि मई में 11 लाख वैक्सीन मुहैया करवा दी जाएगी। हमने फैसला किया है कि गुजरात के जिन 10 जिलों में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है, उन जिलों में कल से 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिसके पास ये SMS आएगा कि इतने बजे इस सेंटर में वैक्सीनेशन होगा, उसे ही वैक्सीन लगाई जाएगी। वो SMS જેમને પ્રાપ્ત થશે એમને જ। गुजरात की तरह उत्तर प्रदेश ने भी कल से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोल आउट करने का फैसला तो किया है। योगी सरकार ने तैयारी भी की है। आज खुद योगी आदित्यनाथ इस मोर्चे पर जुट गए। वो खुद कोरोना पॉजिटिव थे, आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, और आज ही योगी ने लखनऊ में कोरोना से संबंधित इंतजामात का जायजा लिया। वो बाहर निकले और इसके बाद अफसरों के साथ कल से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन ड्राइव पर बात की। तय यह किया गया कि यूपी में भी कल से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगनी शुरू तो हो जाएगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ उन 7 जिलों में जहां एक्टिव केसेस की संख्या 9000 से ज्यादा है। कल से 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होना है। चूंकि कल ये पहला दिन होगा, इसलिए अभी हम 7 जनपदों में इसे प्रारंभ करेंगे और उसके बाद फिर प्रदेश के अन्य जनपदों में इसे विस्तारित किया जाएगा। कल जिन जनपदों में 9000 से अधिक एक्टिव केस हैं, उनको लिया जा रहा है, जिनमें लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली है। इन 7 जिलों में कल प्रारंभ किया जाएगा और जो सॉफ्टवेयर बना है इसके लिए उसको टेस्ट किया जाएगा और उसके पश्चात फिर अन्य जनपदों में भी इसे विस्तारित किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। लेकिन गुजरात और उत्तर प्रदेश से जो बात कही गई है कि कल से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन शुरू होगा, उससे मिसलीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में यह सिंबॉलिक तौर पर किया जाएगा,
फुल फ्लेजेड मैनर में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा और हो भी नहीं सकता, क्योंकि वैक्सीन की कमी है। मध्य प्रदेश में सरकार के पास इतनी वैक्सीन भी नहीं है कि कल से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन दे सके। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ साफ कहा, मध्य प्रदेश में कल से वैक्सीनेशन का तीसरा फेज, जो 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए है, वो शुरू नहीं हो पाएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे, खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद यह पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। पूरे देश में करीब 4 करोड़ लोग अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से 45 साल के बीच में है। लेकिन सच यह है कि छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान जैसे कई राज्य कल से वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर ने भी इस प्रोग्राम को शुरू करने से इनकार कर दिया है। और आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र ने तो सबसे पहले ऐलान किया था कि वो 1 मई से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू नहीं करेंगे। महाराष्ट्र का तो यह हाल है कि मुंबई में 3 दिन के लिए किसी भी तरह के वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है। मुंबई में 2 मई तक सीनियर सिटीजन्स को भी, 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने दावा किया कि महाराष्ट्र की सरकार ने रोज 13 लाख वैक्सीन डोज देने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज है। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 5 लाख लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पाया। राजेश टोपे ने कहा कि कल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस है, इसलिए टोकन के तौर पर सरकार यूनिवर्सल वैक्सीनेशन शुरू तो करेगी, लेकिन सिर्फ टोकन के तौर पर होगा। 15 मई से पहले 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है। 18 साल से 44 साल के जो उम्र के जो लोग हैं, उसमें हमारी तो ये इच्छा है कि 1 तारीख से हम शुरू करें। अवेलेबिलिटी ये सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है, उपलब्धता ये सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है, लेकिन हम स्पुतनिक से भी चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर इंपोर्ट वाली वैक्सीन है वो अगर मिल सकती है, सही दामों में मिल सकती है, तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि जॉनसन एंड जॉनसन और जाइडस कैडिला, ये 2 के भी वैक्सीन जून में उपलब्ध हो सकते हैं, जुलाई में उपलब्ध हो सकते हैं। हमने उनको भी रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द वो आए, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन का सिर्फ 1 ही डोज में काम बन सकता है, उनके 2 डोज नहीं है। तो ऐसे नए नए अगर डोसेस के मान्यता अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की DCGI से मिलती है, तो हम इसमें भी ये गति हम वैक्सीनेशन की बढ़ाएंगे। ये बात सही है कि महाराष्ट्र सरकार ने ग्लोबल मार्केट से वैक्सीन प्रोक्योर करने की कोशिश की है, इंपोर्ट करने की कोशिश की है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के इंपोर्ट करने पर 3 महीने के लिए ड्यूटी भी हटा दी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से वैक्सीन खरीदना इतना आसान नहीं है। उसमें भी कम से कम 4 से 6 हफ्ते का वक्त लग सकता है। राजस्थान सरकार की भी यही प्रॉब्लम है। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने कहा कि उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को 3 करोड़ 75 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें 3 लाख वैक्सीन ही मिल पाएगी। ऐसे में अब सरकार राजस्थान में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 9 जिलों में वैक्सीन लगाएगी और यह वैक्सीन 35 से 44 साल के उम्र के लोगों को लगेगी। हमारी सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3 करोड़ 75 लाख डोज बुकिंग करी। अभी कल हमें पता चला, वहाँ के अधिकारियों को फोन आया कि हम आपको 3 लाख वैक्सीन दे सकते हैं। अब आप बताइए कि इतने बड़ी संख्या है बेनिफिशरीज की, अब 3 लाख डोज में हम किसको लगाएं, किसको छोड़ें? ये बहुत बड़ी समस्या है। वैक्सीन अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम कैसे वैक्सीनेट कर पाएंगे लोगों को? अब इन 3 लाख वैक्सीन जो संभावित है आना, उसको हमने देखा है कि जो 9 शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमण आज की तारीख में है,
वहाँ इनको बांट के और वहाँ पहले 35 साल से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करें, क्योंकि हमारी मजबूरी है। ये सब वो राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्रियों ने बार बार डिमांड की थी कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए खोल दिया जाए, लेकिन शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरह की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अगर वैक्सीन मिलेगी तो हम सब लोगों को दिल्ली में लगा देंगे, 3 महीने के अंदर लगा देंगे। लेकिन अब हालात का अंदाजा उन्हें भी हुआ। आज केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कल से 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। केजरीवाल ने लोगों से कहा वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर न जाएं। सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग खराब हो जाए, भीड़ लग जाए। अभी वो सब मत करिएगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिस का रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिस की अपॉइंटमेंट होगी वो लोग आइएगा। ये ना हो कि कल से आप लाइनों में लगे। कल से अभी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है, उम्मीद है कि कल या परसों तक आ जाएगी। अब सवाल यह है कि जब वैक्सीन है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, तो फिर सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को वैक्सीन देने का ऐलान क्यों किया? इस सवाल का जवाब हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल से भी मांगा गया। लव अग्रवाल ने कहा कि सरकार चाहती है सबको वैक्सीन मिले। सरकार वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की हरसंभव कोशिश कर रही है, लेकिन जब भी बड़े पैमाने पर कोई नया प्रोग्राम शुरू किया जाता है तो शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वैक्सीनेशन का तीसरा फेज भी पूरी रफ्तार पर चलेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री टीकाकरण देश में प्रायोरिटी पॉपुलेशन को ऑलरेडी किया जा रहा है, वह कंटिन्यू रहेगा। साथ ही स्टेट्स मैन्युफैक्चरर से कोऑर्डिनेट करते हुए टीका की उपलब्धि को प्लान करते हुए कल कुछ स्टेट्स में लॉन्च भी होगा। आप हमेशा ये मान के चलें, कोई भी नया प्रोसेस हम शुरू करते हैं तो उसमें उसको स्टेबलाइज और ग्रोथ करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डेफिनेटली कल कुछ स्टेट्स में जहां पर भी उन स्टेट्स ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया है वहां पर यह टीकाकरण कार्य शुरू होगा और धीरे धीरे यह और फैलेगा। साथ ही जो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो फ्री टीकाकरण किया जा रहा है वह उसी गति से और उससे भी अधिक गति से चलता रहेगा। यह जो नया प्रोग्राम जिसकी आप बात कर रहे हैं, दिस इज ए पेड प्रोग्राम और अदरवाइज अनलेस इन द स्टेट गवर्नमेंट टू सब्सिडाइज इट इज दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने वाला प्रोग्राम शुरू होगा और धीरे धीरे स्टेबलाइज होकर वह भी एक उस लेवल तक आएगा जिससे हम वाइडर पॉपुलेशन कवर कर पाए। मुझे लगता है हमारी प्लानिंग में, हमारी थिंकिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हुई है। वैक्सीनेशन में अमेरिका ने जिस मुस्तैदी से काम किया उससे काफी कुछ सीखा जा सकता है। वहां इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया गया है कि अब अमेरिका में 2 डोज लगवा चुके लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बिना मास्क लगाए बाहर घूमने की इजाजत भी दी जा रही है। अमेरिका का लक्ष्य है कि 4 जुलाई तक हर नागरिक को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाएं। 4 जुलाई का टारगेट इसलिए क्योंकि इस दिन अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है और इंडिपेंडेंस डे सब लोग खुलकर मना पाएं, इसके लिए अमेरिका ने कोशिश की है। अपने हर नागरिक का वैक्सीनेशन करने के लिए फाइजर और मॉडर्ना जैसी बड़ी कंपनियों को पहले ही फेज में 100 मिलियन 10 करोड़ वैक्सीन बनाने का ऑर्डर दिया। ये कंपनियां जो वैक्सीन एक्सपोर्ट करना चाहती थी उस पर रोक लगा दी। ये कंपनियां जो रॉ मटेरियल बाहर भेजना चाहती थी उस पर पाबंदी लगा दी और सारा प्रोडक्शन अमेरिका के लिए हुआ। और वहां भी पहले 60 साल से ज्यादा, फिर 45 साल से ज्यादा और थर्ड फेज में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया गया और लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए बड़ी तादाद में बाहर आए भी। और जब वैक्सीनेशन होना शुरू हुआ, वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो इसमें बहुत ज्यादा
कानूनबाजी नहीं हुई, बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए गए। और इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि जो लोग अमेरिका में इलीगल माइग्रेंट हैं, गैर कानूनी तरीके से वहां रहते हैं, उनको भी वैक्सीन लगा दी गई और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। अब इसका असर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका में कोरोना के केसेस कम हुए हैं, मरने वालों की संख्या कम हुई है और जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल होने की उम्मीद है। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि भारत अमेरिका नहीं है। हमारे यहां अमेरिका से 100 करोड़ ज्यादा लोग हैं। तो अगर अमेरिका तेजी से करता है, हम उतनी तेजी से करें तो भी वो हमारे यहां तो कुछ दिखेगा ही नहीं। अभी तक 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन देखते हुए हमारे यहां वैक्सीन की जरूरत बहुत बड़ी है। इसीलिए कल से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। इसमें वक्त लगेगा, संयम रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहां हर काम पर कानूनबाजी भी बहुत है, सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वैक्सीन को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। अदालत ने कहा केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान, नेशनल वैक्सीनेशन क्यों नहीं बना देती। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से पूरी वैक्सीन केंद्र सरकार क्यों नहीं खरीदती। कोर्ट ने पूछा वैक्सीनेशन के लिए ऐप पर रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या जिन लोग के पास इंटरनेट नहीं है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। वैक्सीन की कीमत अलग अलग क्यों है। जिस कीमत पर केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है उसी कीमत पर राज्य सरकारों को वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही। इतने सारे सवाल, और सारे सवाल पूछने के बाद कोरोना मैनेजमेंट से संबंधित गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट कल जारी करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन की कमी से लेकर हॉस्पिटल में बेड्स की कमी तक हर मुद्दे पर सरकार से सवाल ही सवाल पूछे। अदालत ने कहा उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें देखी हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऑक्सीजन टैंकर्स और सिलेंडर की सप्लाई को लेकर उसने क्या कदम उठाए हैं। अगर केंद्र सरकार चुपचाप बैठी रही, तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, तो हमारे सिर पर 500 मौतों की जिम्मेदारी होगी, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अब सरकार की तरफ से कोर्ट से कहा गया कि देश में फिलहाल 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी मेडिकल ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सरकार टैंकर का इंतजाम कर रही है, कई जगह से इंपोर्ट किया जा रहा है, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन दिल्ली के प्रति केंद्र सरकार की भी खास जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, कहा कि दिल्ली सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। राजनीति चुनाव के दौरान हो सकती है, लेकिन यह वक्त सियासत करने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कोशिश नहीं की। असल में जितने हॉस्पिटल बेड, जितनी दवाइयां, जितने इंजेक्शन, जितने ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम किया जाता है, डिमांड उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। दिल्ली की सरकार को 4-5 दिन पहले तक लगता था कि 440 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से काम चल जाएगा। अब लगता है कि उसकी जरूरत 700 मीट्रिक टन से ज्यादा हो सकती है। ऑक्सीजन की इसी तरह की किल्लत हर जगह है। हर जगह मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डबल म्यूटेंट के शिकार लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जितनी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, हॉस्पिटल की जरूरत उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। आज दिल्ली के साथ साथ यूपी, राजस्थान, बिहार जैसे कई राज्यों से एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी की तस्वीरें आई। कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। बिहार के मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है SKMCH। इस हॉस्पिटल में कोरोना के 150 मरीज भर्ती हैं। ज्यादातर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। हॉस्पिटल में हर दिन 500 से 700 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन मिल पाते हैं सिर्फ 300, आधे से भी कम।
कई बार ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, कई बार वेंटिलेटर्स काम करना बंद कर देते हैं। मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स की सांसें भी अटक जाती हैं। डर होता है कहीं मरीज की सांस थम न जाए। हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि करें तो क्या, पूरी कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन की कमी तो पूरे देश में है, जितनी मिल रही है उसमें ही काम चला रहे हैं। हमारे पास 200 की पूरी कोविड केयर की कैपेसिटी है, जिसमें 10 वेंटिलेटर है, आईसीयू सहित। आईसीयू 10 सीट है। उनको पूरा ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, जैसे ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन हमारे पूरे अस्पताल में पाइपलाइन है। मैंने और सब डिपार्टमेंट में जहां पर मरीज नहीं है उनके पाइपलाइन को ब्लॉक करके केवल कोविड हॉस्पिटल में मैं दे रहा हूं, कोविड वार्ड में दे रहा हूं। मिलना चाहिए 700 मिल रहा है, 250 कैसे पूरा हो रहा है? पूरा नहीं हो रहा है, हमें दिक्कत हो रही है। हमारा वेंटिलेटर भी बहुत इसलिए काम नहीं करता है कि उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलता है। हम सारे प्रयास हैं, जो प्लांट कंपनी बनाती है वो भी हाथ कर रहे थे। उसको बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड केयर कर रहे हैं, फिर भी प्रायोरिटी के बेसिस पर SKMCH को दिया जा रहा है और ऑन एवरेज वी आर गेटिंग 300 सिलेंडर्स। अलवर से जो खबर आई वो और भी हैरान करने वाली है। ऑक्सीजन खत्म होने से एक मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिवार वालों का इल्जाम है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आदेश पर 9 वेंटिलेटर बंद किए गए थे। कलेक्टर साहब का कहना था कि वेंटिलेटर में ऑक्सीजन की ज्यादा खपत होती है, इसलिए वेंटिलेटर वाले मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। कोटा के लॉर्ड्स कोविड हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हुई तो आईसीयू में भर्ती मरीजों को राजीव गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया। मरीज वेंटिलेटर पर थे, उनका वेंटिलेटर बंद करके उन्हें एम्बुलेंस के जरिए दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जा रहा था। उसी वक्त एम्बुलेंस के सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म हो गई। जब तक सिलेंडर बदला जाता तब तक मरीज की मौत हो गई। अब परिवार वाले मरीज की मौत के लिए कलेक्टर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि कलेक्टर के आदेश पर ही वेंटिलेटर बंद किया गया था। मेरे भाई वेंटिलेटर पे चल रहे थे, इनका सैचुरेशन मेंटेन हो गया था, 98 से 100 सैचुरेशन चल रहा था। कलेक्टर ने शाम को दौरा किया और कहा कि वेंटिलेटरों में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन वेस्ट हो रही है और सारे 9 के 9 वेंटिलेटर बंद करवा दिए। मेरा भाई तड़पने लगा, सैचुरेशन उसने मेहनत करी, हमने हिम्मत करी, उसको बार बार पीछे से थेरेपी करी। वो 80 से 82 ऑक्सीजन सिलेंडर पे मेंटेन कर रहा था। उसको प्रशासन ने हमसे 1-1.5 घंटे पहले कहा कि आपको जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, वहां पे आईसीयू बेड खाली हो गया है। एम्बुलेंस में लेके आए। मेरा भतीजा कभी छलील कुमार डिप्टी पीएमओ को चक्कर लगाता रहा, कभी नर्सिंग सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता रहा और मेरे भाई ने एम्बुलेंस का सिलेंडर खत्म हो गया और 15 मिनट तक सिलेंडर खत्म होने के बाद भी वो गिड़गिड़ाता रहा और उन्होंने आगे घुसने से पहले दम तोड़ दिया। जिसके परिजन दम तोड़ देते हैं उनका दुख बांटा भी नहीं जा सकता। उनके आरोप ऐसे होते हैं जिससे उनके दिल का दर्द उखड़कर सामने आ जाता है। लेकिन हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने आरोपों को गलत बताया। हॉस्पिटल का कहना है कि अस्पताल के ऑक्सीजन पैनल में खराबी थी, इसलिए क्रिटिकल पेशेंट्स को शिफ्ट किया गया था। लॉर्ड्स में जो ऑक्सीजन का पैनल था तो उसमें थोड़ा खराबी आ गई थी। जैसे ही खराबी का पता लगा उसमें हमने उसको चेंज किया और उसके दौरान जो है कि हमने कुछ पेशेंट जो क्रिटिकल थे उनको यहाँ पे शिफ्ट किया है। ओम प्रकाश की मौत हुई है सर। एक परिजन का कहना है कि मेरे भाई की मौत हो गई जिला कलेक्टर की वजह से हो गई और छबील जी की लापरवाही से हो गई सर, वो ऐसे बोल रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी गाड़ियों में ऑक्सीजन के सिलेंडर वहीं से नए लगाए गए थे और उसके बाद उनको वेंटिलेटर वाली गाड़ी में ही भेजा गया था और मरीजों को जब तक आईसीयू में शिफ्ट नहीं किया गया तब तक ऑक्सीजन लगी हुई थी। मैं कुछ गिने चुने उदाहरण आपको दिखा रहा हूं। गाजियाबाद से खबर आई। गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट जॉइंट हॉस्पिटल में मरीजों के परिवार वाले खुद ही ऑक्सीजन के सिलेंडर का जुगाड़ कर रहे हैं और खुद ही ऑक्सीजन के सिलेंडर मरीजों के बेड तक पहुंचा रहे हैं। जरा सोचिए, कोविड हॉस्पिटल है, मरीजों के परिजनों को कानूनन तो अंदर घुसने नहीं दिया जाता। कोविड हॉस्पिटल में पीपी किट पहनकर ही अंदर जा सकते हैं, लेकिन गाजियाबाद में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी मरीज की जान बचाने के लिए
बिना पीपी किट के, बिना ग्लव्स के लोग खुद ही वार्ड तक ऑक्सीजन पहुंचाने में लगे। ये खतरनाक तो है, लेकिन ये लोग भी करें तो क्या करें। जब सिस्टम बिखरता है, जवाब दे जाता है, तो फिर ऐसे ही हालात पैदा होते हैं। जरा सोचिए, जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गाजियाबाद में लोग मारे मारे फिर रहे हैं, उसी गाजियाबाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर छुपा कर बैठे हैं। ये लोग 10 से 20 गुना कीमत लेकर चोरी से ऑक्सीजन के सिलेंडर बेच रहे हैं। आज गाजियाबाद में पुलिस ने 638 ऑक्सीजन सिलेंडर्स बरामद किए। इससे 600 से ज्यादा लोगों को लाइफलाइन मिल सकती है। पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर 10,000 रुपए में और बड़ा सिलेंडर 30,000 में बेच रहा था, जबकि बड़े सिलेंडर्स की असली कीमत सिर्फ 8,000 रुपए होती है। समीर नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार करा, जिसके पास से लगभग 638 छोटे एवं बड़े जीवनदायी ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर मिले, जिनकी ये जमाखोरी करके कालाबाजारी कर रहा था। यह छोटे सिलेंडरों को 10,000 रुपये में एवं बड़े सिलेंडरों को 30,000 रुपये में बेच रहा था। इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग बहुत बड़ा पाप है, कई शहरों में हो रहा है। इस काले धंधे की वजह से कुछ लालची लोग मौत के सौदागर बन गए हैं। इन ऐसे ही लोगों की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बहुत से लोगों की जान चली जाती है। गोरखपुर में ऐसा ही हुआ। एक महिला को कोरोना के वायरस ने ग्रस लिया था, तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। परिवार ने हॉस्पिटल में एडमिट कराने की कोशिश की, न बेड मिला, न ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन की कमी से महिला की मौत हो गई। परिवार के पास महिला का अंतिम संस्कार करने के लिए साधन भी नहीं थे। कोई बॉडी को शमशान तक ले जाने के लिए तैयार नहीं था। किसी ने पुलिस को खबर दी तो एसपी ने खुद शमशान घाट जाकर अंतिम संस्कार किया। तो मेरी बेटी है परेशान। बेटा देखो, जो हम जब तक जीवित हैं, बेटा 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 देखो बेटा, हम लोग सरकार तुम्हारे साथ में है, नगर निगम तुम्हारे साथ में है, हम सब साथ हैं। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। अभी आपके लिए एडीजी साहब ने फोन किया, आपके लिए एडीजी साहब ने, सोनम साहब है एसपी सिटी, उन्होंने फोन किया हमको, बोला कर्नल साहब आप जाके इसको तुरंत इसको हेल्प करिए। हम इसीलिए दौड़ के फिर हमारे नगर आयुक्त साहब ने, अविनाश सिंह साहब, उन्होंने फोन किया। आपके लिए पूरी सरकार खड़ी हुई एकदम से। आपको कोई समय लगा किसी तरह का? बताइए बेटा, कहीं भी कोई आपको दिक्कत आई? तो सर सभी लोगों ने कर दिया। परसों मेरी माँ को ऑक्सीजन नहीं मिला। ये उस समय बेटा, बट अभी मैंने आज मतलब जैसे हमें रोड पे घूमे थे वो, मगर अभी बीती बात को अभी आप संतुष्ट कर लिया। आपकी बेटी गरिमा ने हमें रिंग पाई, गरिमा ने ऐसे बोला और बिल्कुल बढ़िया है ना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अभी नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे कितने सारे उदाहरण मैं आपको दिखाऊं। अगर इस महिला को वक्त पर ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद परिवार वालों को ऐसे बिलखना न पड़ता। देश में कोरोना का हर मरीज एक एक सांस के लिए लड़ रहा है। ऑक्सीजन की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और यह बात सरकार जानती है। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑक्सीजन के लिए एक्टिव है, लगातार कोशिशें हो रही हैं। आज सरकार ने बताया कि 23 राज्यों को 7,500 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन दे दी गई है। 1,27,000 नए ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन हालत ऐसी है कि सारी कोशिशें कम पड़ रही हैं। हम स्टेट से ऑन ए रेगुलर बेसिस नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, DPIIT और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग MHA के साथ मिलकर हम अवेलेबिलिटी और सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन पर प्लान कर रहे हैं। अभी देखें तो 8,593 मेट्रिक टन हमने 23 स्टेट को अभी अलॉट भी की है, और स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए यह ऑक्सीजन नीचे पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही 1,27,000 नए ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑर्डर भी 21 अप्रैल को प्लेस किया गया है, जो कि आने वाले 1-2 दिनों में उसकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी, जिसमें कि 54,000 जंबो सिलेंडर्स D टाइप जो बोलते हैं वह हैं, और 73,000 रेगुलर सिलेंडर जो B टाइप सिलेंडर है वह सप्लाई किए जाएंगे। जब हम सरकारी फिगर्स को सुनते हैं, इतनी मीट्रिक टन ऑक्सीजन इंतजाम हो गया,
इतनी सप्लाई बढ़ा दी गई, सिलेंडर्स का नंबर कितना बढ़ा दिया गया, कितने नए प्लांट लग गए, तो लगता है कि बहुत काम हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह सब सुनते सुनते 7 दिन हो गए। ऑक्सीजन की कमी तो बरकरार है। आज भी लोग अपने परिवार वालों की, अपने रिश्तेदारों की टूटती सांस को रोकने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ब्लैक में ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं। लाखों रुपए देकर कॉन्सेंट्रेटर्स खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, एयरफोर्स के प्लेन ऑक्सीजन के टैंकर्स को जगह जगह पहुंचा रहे हैं। विशालकाय टैंकर्स हैं। ट्रेन से नॉन स्टॉप टैंकर्स की ढुलाई हो रही है, यह भी हम रोज देखते हैं। अमेरिका से, ब्रिटेन से, रशिया से, रोमानिया से, जापान से ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स आए हैं। कई जगह से पूरे के पूरे प्लांट पहुंचा दिए गए हैं। लेकिन इतना सब करके भी क्या फायदा अगर लोगों की परेशानियां कम ना हो। और बड़ी वजह यह है कि जो तब से थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालांकि हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या पर काफी काम हुआ है। बेड्स की, वेंटिलेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए सभी सरकारें अपने अपने लेवल पर काम कर रही हैं। इसके भी उदाहरण हमारे पास हैं। लखनऊ में सिर्फ 4 दिन में डीआरडीओ ने 500 बेड का स्पेशल कोविड हॉस्पिटल बना दिया। इस हॉस्पिटल में 150 सीआईयू बेड है। इनमें वेंटिलेटर लगे हैं। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,626 नए केसेस सामने आए हैं। 332 लोगों की मौत हुई है। और सबसे बुरी हालत लखनऊ में ही है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 4,000 नए केसेस सामने आए। 37 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार की कोशिश है कि डीआरडीओ के स्पेशल कोविड हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा है। 500 बेड का ये अस्पताल है, जिसमें 150 वेंटिलेटर पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि जो वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स की सबसे ज़्यादा डिमांड न सिर्फ लखनऊ में है, बल्कि पूरे देश में है। वो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस डीआरडीओ ने बेहद कम समय में इस पूरे अस्पताल को तैयार कर लिया है। जल्द ही यहाँ पर शुरुआत होगी। असल में उत्तर प्रदेश सरकार के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है। बड़े शहरों में कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है और अब कोरोना का गांवों तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। इसीलिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से अपील की कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें और इस वायरस को गांव में पहुंचने से रोकें। आप सब जान रहे हैं कि वर्तमान में कोरोना की जो दूसरी वेव है, इसमें जितनी यानी संक्रमण 30 से 50 गुना अधिक है। इसीलिए इसमें सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि सबसे पहले बचाव करते हुए हम लोग जरूर मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सैनिटाइजर रखें, किसी चीज को छूते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ करें या साबुन और पानी से हाथ साफ करने की कार्रवाई करें। अपना बचाव करते हुए लोगों को बचाव के लिए प्रेरित करें। अगर ये कार्य हम कर सकेंगे, आज के पे हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है संक्रमण को गांव में जाने से रोकना। और इसके लिए गांव-गांव में आप सभी किसान भाई बड़ी जागरूकता का काम कर सकते हैं। हमने हर गांव में एक निगरानी, ग्राम पंचायत में एक निगरानी समिति का गठन किया है और निगरानी समितियों के साथ सहयोगी बनकर के हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कोरोना संक्रमण को गांव में जाने से बचाने में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है इसकी आबादी। उत्तर प्रदेश में समस्या इतनी विकराल इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी देश में सबसे ज्यादा है। यूपी में हेल्थ सिस्टम भी इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए परेशानी और ज्यादा है। लेकिन मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई अच्छे कदम उठाए हैं और एक अच्छा काम यह किया है कि वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया है। अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों से ज्यादा कीमत देकर भी वैक्सीन खरीदनी पड़े तो मुझे लगता है
ये करना चाहिए, क्योंकि राहत तभी मिलेगी जब कम से कम 70% लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। और जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि अगर गलती से भी आप बीमार हो गए तो इलाज के नाम पर आपको लूटने वाले आ जाएंगे। मुसीबत इस घड़ी में लोग डेड बॉडी को भी लूटने से नहीं छोड़ रहे। इसकी एक दिल दहलाने वाली तस्वीर मेरे पास है। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। यह तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। यह तस्वीर ऐसी है जिसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते। क्या आप सोच सकते हैं कि मॉर्चरी में बॉडी रैप में जो लाश रखी है, कोई उसे खोले, उसकी जेबों की तलाशी ले, जेब में रखे पैसे निकाले और निकल जाए? यही तस्वीरें हैं। लाश से लूटपाट कैमरे में कैद हुई। घटना महाराष्ट्र के धुले की है। धुले में एक हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज की मौत हो गई। डेड बॉडी को पैक करके मॉर्चरी में रख दिया गया और कुछ ही देर के बाद मॉर्चरी में 4 लोग पहुंचे। स्ट्रेचर पर रखी लाश पर उनकी नजर थी। इन दरिंदों ने बॉडी बैग की चेन खोलकर लाश की तलाशी ली, कपड़ों की जेब में रखे पैसे निकाले और फिर बॉडी को फिर से पैक करके वहां से निकल गए। सारी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। लोगों को लाश से हुई लूटपाट के बारे में पता ही नहीं चलता अगर ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद न हुई होती, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल में मरीज को अकेला रहना होता है, परिवार वाले साथ में नहीं होते। लेकिन परिवार वालों को यह मालूम था कि जब मरीज हॉस्पिटल में आया था तो उसके पास 1 लाख रुपए कैश था। इसलिए पैसे लेकर आए कि पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, पता नहीं कौन कब पैसे मांग ले। मरीज ने एक दिन पहले परिवार वालों को बताया था कि 65,000 रुपए खर्च हो गए हैं, 35,000 रुपए बचे हुए हैं और रात में उसकी मौत हुई। परिवार वालों ने जब हॉस्पिटल से बाकी पैसों के बारे में पूछा तो जवाब नहीं मिला। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो लाश से लूटी गई रकम का खुलासा हो गया। दाखिल करते वक्त 1 लाख रुपए पेशेंट के पास थे। तकरीबन 2 दिन पेशेंट का वहाँ पे उपचार हुआ, उसके बाद उनका डेथ हो गया। तकरीबन 65,000 तक खर्चा पेशेंट को लगा था। 35,000 रुपये पेशेंट के पास बचे थे, जो कि वहाँ के वार्ड बॉय ने निकाल लिए। पेशेंट की बॉडी जो मयत था धदराज माली करके उनके डेड बॉडी पैक करते समय वहाँ के वार्ड बॉय ने निकाल लिया, ऐसी कंप्लेंट प्राप्त हुई है। ऐसे लोग सिर्फ अपराधी नहीं है, इंसानियत के दुश्मन हैं, जो लाश की जेब से पैसे निकाल सकते हैं। तो सोचिए वो हॉस्पिटल में भर्ती जिंदा मरीजों के साथ क्या सलूक करते होंगे। ऐसे लोगों की जगह न हॉस्पिटल में है न समाज में। इन्हें तो जेल में जाना चाहिए। हालांकि ये तो वो लोग हैं जो मर चुके इंसान को लूट रहे थे, लेकिन इस समाज में ऐसे बहुत सारे लालची हैं जो पैसे के लिए जिंदा इंसानों को मौत का सामान बेच रहे हैं, दवा की जगह जहर बेच रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, कुछ लोगों ने नकली रेमडेसिविर बनाने की फैक्ट्री लगा ली। ऐसे 7 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग रेमडेसिविर के 2000 से ज्यादा नकली इंजेक्शन बेच चुके थे। पुलिस को इनके कब्जे से 198 नकली इंजेक्शन और 3000 खाली ऑयल मिले। पुलिस का दावा है इन लोगों ने दिल्ली के आसपास सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में 2000 नकली इंजेक्शन बेचे हैं। सोचिए, ये लोग हैवान नहीं तो क्या हैं। इंसानियत के दुश्मनों ने जो नकली इंजेक्शन बेचे, वो जिन 2000 लोगों को लगे होंगे उनका क्या हुआ होगा। पता नहीं वो लोग जिंदा बचे भी होंगे या नहीं। पुलिस के लिए उन परिवारों को ट्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि ये लोग तो नगद पैसे लेकर नकली इंजेक्शन दे देते थे, मरीजों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। पुलिस को इन लोगों ने बताया कि वो एक इंजेक्शन के 40,000 रुपए चार्ज कर रहे थे। इसका मतलब यह कि 2000 लोगों की जान खतरे में डाल चुके हैं। आरोपियों का मास्टरमाइंड एक फार्मासिस्ट है।
उत्तराखंड में इसकी मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्री है। वहीं पर ये दूसरी कंपनियों का इंजेक्शन खरीदते, कंप्यूटर की मदद से रेमडेसिविर की इंजेक्शन का फर्जी लोगो और लेबल बनाते, नकली इंजेक्शन पर फर्जी लेबल लगाकर उसे बेच रहे थे। इनकी अपनी एक फैक्ट्री है और फार्मा के ही काम में ये लगे हुए हैं। तो कुछ इंजेक्शंस इन्होंने डिफरेंट फार्मा कंपनी से खरीदे, उसके बाद ये लेबल हटाते थे। कोविप्री नाम से कोई दवाई मार्केट में नहीं है, ऑथराइज जो रेमडेसिविर बनाते हैं उन लोगों से भी हमने चेक किया है। तो पब्लिक से भी अपील है कि अगर इस तरह की कोई इंजेक्शन उनको कहीं पे मिलती है तो प्लीज ध्यान दें और ये इंजेक्शन कहीं पे भी किसी को यूज ना करने दिया जाए। कोरोना के कहर के बीच अपनों को बचाने की जद्दोजहद में परिवार वालों को जहां से दवा मिलती है, जितनी कीमत पर मिलती है, खरीद लेते हैं। ये सोचने का तो वक्त नहीं होता कि कहीं दवा नकली तो नहीं है, और लालची लोग इसी का फायदा उठाते हैं। खासतौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को देखते हुए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, संभल के रहने की जरूरत है। ठगी से बचने के लिए कुछ उपाय आज दिल्ली पुलिस ने बताए हैं और मैं चाहता हूं आप इन्हें ध्यान से सुने, दूसरों को भी बताएं। नकली मेडिसिन से खुद बचें और दोस्तों को और परिवार वालों को भी बचाने की कोशिश करें। अनऑथराइज सोर्स से लोग खरीद रहे हैं दवाइयाँ, तो जरूर उन दवाई का लेबल ठीक से देखें। अब इस लेबल को अगर आप ठीक से देखेंगे तो इसमें एक दो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है, कोई चीज़ जो अमन नहीं होता है वो सारी चीज़ें भी इसमें लिखा गया है। प्लस प्राइसिंग देखें, प्राइसिंग अलग अलग टैब्स पे अलग अलग दिखता है, उससे भी पता चल सकता है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले लोग नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, जालंधर, अहमदाबाद में भी पकड़े गए हैं। तो इन सब जगहों में जो लोग हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है। और एक और आप बात बताऊं, व्हाट्सएप पर एक दूसरे की मदद के लिए लोग ग्रुप बनाते हैं। इन ग्रुप्स में एक मैसेज बड़ी तेजी से सर्कुलेट हो रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी से आप डायरेक्टली इंजेक्शन खरीदें। सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है। कंपनी के एक एजेंट का नाम भी दिया गया है और कहा गया है कि इंटरनेट से पेमेंट करके अगले दिन होम डिलीवरी हो जाएगी। सैकड़ों लोग इस मैसेज के चक्कर में फंस गए हैं, पैसे दे दिए लेकिन इंजेक्शन नहीं मिला। और सिप्ला कंपनी ने बयान जारी करके कहा है कि कंपनी सीधे दवा नहीं बेच रही, उसका कोई एजेंट नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, ऐसे किसी भी मैसेज पर यकीन न करें। अगर आपको पता चले कि कोई ठगी हो रही है, बेईमानी हो रही है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर कुछ लोग लालची हैं, कोरोना के मरीजों को, उनके रिश्तेदारों को लूट रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो मुसीबत से इस घड़ी में मरीजों की मदद कर रहे हैं। जब समाज पर कोई मुसीबत आती है, तकलीफ होती है, मैंने हमेशा देखा है कि सिख समाज लोगों की मदद के लिए आगे आता है और नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ। दिल्ली के गुरुद्वारों में ऑक्सीजन लंगर शुरू हो गए हैं। गुरुद्वारों में कोरोना के मरीजों के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए जाते हैं। आज दिल्ली के दमदमा साहब गुरुद्वारे में भी ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत हुई। यहां वो लोग पहुंच रहे हैं जिनके मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल पाया और ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत है। गुरुद्वारे में पहले मरीजों का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर गाड़ी में बैठे मरीजों को ऑक्सीजन दी जाती है। लगी हुई हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ियों से यहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ लोग ऑटो से भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इन सभी गाड़ियों के अंदर पेशेंट्स मौजूद हैं जिनको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर भरवाया जा रहा है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का क्राइटेरिया ये है कि ऑक्सीजन उन लोगों को दिया जाएगा जिनका ऑक्सीजन लेवल 75 तक है। अगर 75 से नीचे है तो उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार देने के बाद नज़दीक के अस्पताल रेकमेंड किया जा रहा है। आप देखेंगे पीपीई किट पहने जो वॉलंटियर्स हैं वो गाड़ी के अंदर मौजूद पेशेंट्स को ऑक्सीजन यहाँ पर जो है मुहैया करा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकारें फेल हुई हैं, सरदार फेल नहीं हुए। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, कोरोना ने इंसानों को मारा है लेकिन हमने इंसानियत को जिंदा रखा है। आज दिल्ली के लगभग हर गुरुद्वारे में यही है
दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जगह जगह पे, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको कोई जगह नहीं मिल रही आज। इस देश के अंदर ऐसा कभी शायद नहीं हालात बने होंगे कि ऑक्सीजन के लिए लोगों को सड़कों पर खड़े होकर ऑक्सीजन अपनी जानें बचानी पड़े। हम जो कर सकते कर रहे हैं। इसी तरह ये अब टेम्परेरी फेस किया है, अंदर हमारा काम शुरू है। 100 बेड इमीडिएटली यहाँ पे लगा रहे हैं। 250 बेड हमने रकाबगंज में अभी शुरू कर दिए हैं, जो कि हम 4 तारीख को 3 तारीख को उसको ऑपरेशनल कर रहे हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि लोग तड़पते हुए आते हैं और जान बचा कर जाते हैं, जिनसे वाकई में इस जज्बे को सलाम करना चाहिए। विधि विडंबना देखिए, 1984 में जिन गुरुद्वारों को एक पागल भीड़ जला रही थी, आज उन्हीं गुरुद्वारे से लोगों को सांसें मिल रही हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, जिंदगी मिल रही है। सेवा का भाव सीखना है तो सिख समाज से सीखा जा सकता है। वैसे कोरोना के संकट के वक्त पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। दुनिया भर के देशों से आज और क्या मदद मिली? पिछले साल हमने दुनिया की मदद की थी, अब भारत पर संकट है, दूसरे देश हमारी मदद करने के लिए आगे आए हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और मदद की पेशकश की है। जिनपिंग ने भारत में कोरोना से हो रही मौतों पर दुख जताया। अमेरिका से भी मदद लेकर एक प्लेन लोड दिल्ली पहुंचा। इसमें 223 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1,84,000 रैपिड टेस्ट किट और 84,000 N95 मास्क आए। इसके अलावा ब्रिटेन से, रोमानिया से, जापान से भी मेडिकल इक्विपमेंट आ जाए हैं। रशिया ने भी कल 2 प्लेन भरकर मेडिकल असिस्टेंस भेजी थी। संकट बड़ा है, सरकार हर कमी को पूरी करने की कोशिश कर रही है। दुनिया के तमाम मुल्क हमारी मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आप घबराएं नहीं, हिम्मत बनाए रखें और अपनी मदद खुद करें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।